Now verification of laws of reflection by using Huygens principle. So see here. Here we have assumed a reflecting surface. This is a reflecting surface. You can see here. This is a reflecting surface sigma. ये symbol क्या है? Sigma. आए समझे? Let a plane wavefront AB incidents at point A of reflecting surface at time t equals to 0. ये एक plane wavefront AB. This is a plane wavefront AB, which incidents at point A of reflecting surface at time t equals to 0. मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट ए, अब वेव फ्रंट ये है, तो अगर हम वेव्स की डायरेक्शन देखें तो वेव्स तुमको मालूम है कैसे होती है, नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। तो यहाँ पॉइंट बी पर वेव की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं, और पॉइंट ए पर वेव की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। ये क्या हो जाएंगी? ये वेव्स की डायरेक्शन है। समझ में आया? या इसीलिए यहां पर हमने एरो लगा दिया। So this wavefront AB, it incidents at point A of reflecting surface at time t equals to 0. It's clear? Therefore, point A will become the source of secondary waves at time t equals to 0, and it will start emitting out hemispherical wavefront in the same medium. ये हेमीस्फेरिकल वेव फ्रंट इसी मीडियम में इमिट आउट करना शुरू कर देगा। इधर क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कैसा है? ओपेक है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ सी हियर, अब ये वेव फ्रंट कैसे कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये क्या है? ये यहाँ प्लानर है, आगे क्या है? ये ऐसे ऐसे आएगा। इस तरीके से सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? ये वेव फ्रंट जो है वो कैसे आगे बढ़ रहा है? इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या है? सबसे पहले सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स कौन सा पॉइंट बन रहा है? ए। और सबसे लास्ट में कौन सा बन रहा है? जो बीच में कोई पॉइंट होगा वो ए के बाद सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बनेगा और सी के पहले। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट जो ये वेव फ्रंट है वो इस पॉइंट पर, हम ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, तो ये वेव फ्रंट ए बी इस पॉइंट पर ए के बाद पहुंच रहा, पर सी पर पहुंचने के पहले पहुंच रहा। आए समझ में? हमने ये एज्यूम कर लिया दैट वेव फ्रंट AB reaches at the point C at time t equals to t. वेव फ्रंट यहां से यहां आने में t टाइम लिया। मतलब इसका क्या है कि वेव भी क्या है, यहां से यहां आने में कितना टाइम लेगी? t टाइम लेगी। स्पीड कितनी है इस मीडियम में? c. So what will be this distance? c into t. This is clear? सब लोग पहले बताएं तब हम आगे बताएं। यस सर। जब तक सब लोग बताएं। श्वेता, उत्कर्ष। यस सर। यस सर। अब देख लो। यस सर। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे क्या? सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। जितना बीसी है उतना ही बड़ा रेडियस हम लेंगे। आए समझे? यहाँ पर जितना ये बीसी है उतना ही बड़ा हमने रेडियस लिया, दिखाई दे रहा हो। और विद ए एज सेंटर, ए एज सेंटर हमने एक क्या कर दिया, यहां पर हेमीस्फीयर ड्रा कर, ए एज सेंटर यहां पर एक हेमीस्फीयर ड्रा कर दिया। तो अब सब लोग देखें, पॉइंट एट पॉइंट ए
wavefront AB is reaching at time t equals to 0, therefore it will become the source of secondary waves. It will start emitting out the hemispherical waves at time t equals to 0, while the point C, it will start emitting out hemispherical waves at what time? T time. अब हम इन सभी हेमिस्फेरिकल वेव्स जो पॉइंट ए से इमिट हो रही हैं, सी से इमिट हो रही हैं और इन बिटवीन से इमिट हो रही हैं, उनका अगर हम शेप देखें टाइम टी पर, तो सभी किस शेप की होंगी? पहले ये बताओ। हम जितनी भी हेमिस्फेरिकल वेव्स इमिट हो रही हैं फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट टाइम टी अगर देखें तो उनका शेप कैसा होगा? तो सभी का शेप हेमिस्फेरिकल होगा, पर सभी का रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये बना है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। आए समझे? ये बना है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स एट टाइम टी इक्वल्स टू टी। इनको हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, ये 10 सेकेंड ले लिया। ये बना है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ये बना है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स एट टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ये वाला पॉइंट बना है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स एट टाइम t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। और सबका शेप हम किस टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? 10 सेकेंड पर। तो ये तो ग्रो कर जाएगी, जो यहां से इमिट होगी वो ग्रो करेगी इन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। कितना रेडियस हो जाएगा? 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 10 इंटू सी। आए समझे? जो यहां से इमिट होगी वो कितने बड़े हेमिस्फीयर में ग्रो कर जाएगी? तो ये तो बना तो 7 सेकंड पर है, हम देख किस समय शेप रहे हैं? 10 सेकंड पर। 10 सेकंड पर देख रहे हैं, तो कितना टाइम इसके लिए बचा ग्रो होने के लिए? 3 सेकंड। क्योंकि 7 सेकंड पर तो ये बना ही। सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव ये 7 सेकंड पर बना ही, और हमको 10 सेकंड पर देखना है। तो इसके द्वारा यहां से जो वेव्स इमिट होंगी वो केवल कितने टाइम के लिए ग्रो करेंगी? 3 सेकंड के लिए। तो ये ग्रो करेगा इन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 इंटू सी, स्पीड इंटू टाइम। जबकि अगर इसको देखें तो ये किस टाइम पर बना? 10 सेकंड पर। और शेप कब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? 10 सेकंड। मतलब इसको ग्रो करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो यहां से जो सेकेंडरी वेव इमिट होंगी दे विल बी जस्ट ए पॉइंट, दे विल बी जस्ट ए पॉइंट। मतलब क्या है? अब हम इनको नंबर को हटा देते हैं। The secondary waves which are emitted from point A will grow in a hemisphere of radius c into t after time t, while which are emitted from C will remain just a point, will remain just a point। तो हमने क्या किया है? C से इसके ऊपर एक टेंजेंट प्लेन ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, उसको हम कह रहे हैं क्या? टेंजेंट प्लेन। It's clear this। CD will be the new position of wave। CD will be the new position of wavefront at time t। Now all of you see here। ये चीज समझ में आई कि नहीं? Here you can see this is a reflecting surface sigma, this is the wavefront, these are the things I explained। Now see, now explanation of laws of reflection of a plane wave at plane surface।
Let us consider a reflecting surface sigma situated in a medium in which speed of light is c. Let a plane wavefront AB incidents at point A of reflecting surface at time t equals to 0. Point A will become source of secondary waves at time t equals to 0. Let point C of reflecting surface is reached by wavefront AB at time t. Therefore, BC will be equal to C into T. BC equals to C into T. Point C will become the source of secondary waves at time t equals to T. In this time, matlab T time, in this time, secondary waves emitted from A will grow in a hemisphere. Will grow in a hemisphere of radius c into t. Therefore, AD will be equals to c into t. It's clear? What will be c into t? You can see here. This AD, ये AD कितना होगा? CT के बराबर. It is clear? Now you can see here. From C, draw a tangent plane on hemisphere centered at A. Say CD. CD will be the reflected wavefront at time t. CD will be a reflected wavefront at time t. Now you can see here. Here this is the CD, the reflected wavefront. अब हमको ये वेरीफाई करना है कि CD is the reflected wavefront. तो देख लो वेरीफाई कैसे करेंगे. ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे that CD is the reflected wavefront. It is the new position of wavefront at time t. अगर क्या हो, जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे इमिट होने वाली सेकेंडरी वेव पर CD को टच करें, तब क्या हो जाएगा? CD will be the reflected wavefront. CD will be the new position of wavefront at time t. होना क्या चाहिए? जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे इमिट होने वाली सेकेंडरी वेव्स टी टाइम पर किसको टच करना चाहिए? CD को टच करना चाहिए. आए समझे? हम इस चीज को वेरीफाई करने जा रहे हैं. अभी तो हमने केवल सिंपली ये कह दिया that CD is the new position of wavefront. But now I am going to verify this, that this is the wavefront, this is the new position of wavefront at time t. And why? Because secondary waves emitted from various points of the reflecting surface are touching to CD at time t. सबको ये चीज समझ में आई कि नहीं? बोलो. देख लो, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P. एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है P. अगर हम आर्बिट्रेरी के लिए प्रूव कर दे, मैथमेटिक्स वालों को मालूम होगा कि अगर आर्बिट्रेरी के लिए प्रूव कर दे तो वो क्या हो जाएगा? इन जनरल प्रूव हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? वो इन जनरल प्रूव हो जाएगा. हम इसको थोड़ा हट के यहाँ पर, यहां से P से हमने AB पर परपेंडिकुलर डाल दिया. ये इसको नेम कर दिया PM. और P से ही हमने CD पर परपेंडिकुलर डाल दिया. और क्यों ऐसा किया है? ऐसा हमने क्यों किया है, उसके पीछे रीजन क्या है, सब लोग यहां पर देख लें. उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वेव, ये तो हमने AB वेव फ्रंट लिया, CD वेव फ्रंट लिया, तो वेव AB और CD पर पहुंचेंगी नॉर्मल टू AB एंड नॉर्मल टू CD. AB से जो भी वेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आएगी वो क्या आ जाएगी? वो थ्रू MP आएगी, थ्रू MP. और यहां से जो भी सेकेंडरी वेव इमिट होके CD पर पहुंचेंगी वो कैसे जाएंगी? थ्रू PL. क्यों? क्योंकि वही नॉर्मल डायरेक्शन है CD के. ऐसे इसलिए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. नाउ यू कैन सी हियर.
Now all of you see here. Triangle AMP and triangle APC. Here we have assumed that P is such a point that AP upon AC equals to X. It's clear? In order to verify that CD is the new position of wavefront at time t, take an arbitrary point P on the reflecting surface such that AP upon AC equals to X. It's clear? From P, draw perpendicular on AB, say PM, and from P, draw perpendicular on CD, say PN. Now you see in the triangle AMP and triangle ABC. Triangle AMP similar to triangle ABC. क्यों similar है बताओ, सब लोग यहाँ पर देखें ये क्यों सिमिलर है। यहाँ पर ये सिमिलर इसलिए है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90, ये वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। और जब ये सिमिलर हो गए तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पर क्या हो जाएगा, PM अपॉन BC will be equal to AP upon AC. It's clear? What is PM upon what is BC? BC is equal to C into T. BC is equal to C into T. You can see it is equal to C into T. And what is AP upon AC? This already we have assumed X. So it is X. Means PM equals to CTX. PM कितना आ गया, CTX के बराबर. This thing is clear. Now all of you see here. Here similarly triangle CNP. CNP. You can see. Triangle CNP is similar to triangle CDA. कैसे, सब लोग देख लें डायग्राम में, CNP ये है और CDA देख लिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, 90। ऐसे ये वाला एंगल कॉमन है, तो थर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सो नाउ PN अपॉन AD, PN अपॉन AD is equal to PC upon AC, PC upon AC. Now PC you can write, PC ये है, PC को लिख सकते हैं AC minus AP, AC minus AP upon AC. It's clear? When you simplify AC upon AC, 1 minus AP upon AC, that is 1 minus X. It's clear? What is AD? AD हमको मालूम है कि ये क्या है, it is a hemisphere of radius C into T. So you can write PN upon C. It's clear? So what is PN? PN equals to 1 minus X into CT. ये हमने 2 ले लिया। अब देख लो, ये वेवफ्रंट AB P पॉइंट पर कैसे पहुंचेगा, थ्रू MP पहुंचेगा, तो कितना टाइम लेगा, how much time will be taken by wavefront AB to reach at the point P? So it will be distance upon time. What is distance? Distance उसको कवर करनी है PM के बराबर, और स्पीड क्या है, C. So time taken by wavefront AB, time taken by wavefront AB to reach at the point P, it will be equal to PM upon C. It will be equal to PM upon C. मतलब कितना टाइम लेगा, T1 equals to PM upon C. And what is PM here? PM is CTX. It's clear? Therefore, it will be equal to CTX upon C, that is equal to TX. It will be equal to TX. This thing is clear?
means this point P will become the source of secondary waves at time t equals to t1 equals to t. It will become the source of secondary waves at time t equals to t1 equals to t. So how much time is left? इतना टाइम तो बीत गया है. टोटल टाइम क्या है t, तो बचा कितना t माइनस t1. और उतने टाइम में ये कितने बड़े हेमीस्फीयर में ग्रो कर जाएगा, उसका रेडियस क्या हो जाएगा c into time left is t minus t1. It's clear? Secondary waves which are emitted from point P at this time will grow in a hemisphere of radius r at time t. Here r is given by this. So you can see c t minus tx. You can take out t common. 1 minus x. अब तुम देख लो 1 माइनस एक्स इंटू सी टी किसके बराबर है? पीएन के बराबर. 1 माइनस एक्स इंटू सी टी किसके बराबर है? ये. तो मतलब आर तुम्हारा किसके बराबर आ गया? पीएन के बराबर. मींस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, हियर आर इज इक्वल टू दिस. आर इसके बराबर. अब देख लो पीएन क्या है? सीडी के परपेंडिकुलर है. मतलब जो सेकेंडरी वेव्स यहां से इमिट होंगी दे विल टच सीडी एट टाइम टी. क्योंकि टच करने की कंडीशन क्या होती है? ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. ये टेंजेंसी की कंडीशन ये होती है कि ये एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए. ऐसे so since pn is perpendicular to cd, therefore secondary waves which are emitted from here at time t equals to t1 will touch to CD at time t. Now since P is an arbitrary point, therefore it is true for all the other points. Therefore CD will be the new position of wavefront. CD क्या होगी? New position of wavefront होगी at time t, which we can call as the reflected wavefront. Now this you can see here. सब लोग इसको देख लें. This I have written here in order to verify that CT is the new position of wavefront at time t. Take an arbitrary point P on reflecting surface such that everything I have written. It's clear? जो अभी हमने बताया सब हमने लिखा है. Point P will become the source of secondary waves at time t equals to xt. Radius of hemispherical wavefront emitted by it at time t क्या हो जाएगा? R equals to this. Means R equals to Pn. It's clear? Since Pn is perpendicular to CD, therefore secondary waves emitted from by P touch to CD at time t. Therefore CD is the reflected wavefront at time t. ये हमने वेरीफाई कर दिया. अब हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है. तो देख लो from the geometry of the diagram, first lie verified. This is the incident wavefront. This is the reflected wavefront. And this is the reflecting surface. All are lying on the same plane. अब देख लो दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है तुमको तो ये मालूम है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? ये है कि नहीं? नॉर्मल क्या होगा? ये होगा. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. आइसोलेट. और यही एंगल तुम्हारा किसके बराबर है? इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये है. इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये. तो जो एंगल इनके बीच में होगा वही क्या होगा? इनके बीच में. मतलब ये एंगल क्या होगा? आई. ये एंगल क्या है? It is the angle between incident wavefront AB and reflecting surface. Angle between incident wavefront AB and reflecting surface. It is called angle of incidence. उसी तरीके से angle between reflected wavefront CD, जो ये CD क्या है? It is the reflected wavefront.
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, इतना, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना, सो यू कैन सी हियर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, सब लोग देख लें, ABC ADC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इक्वल्स टू 90, हो गया। देन यू कैन से BC equals to AD, BC equals to BC is equal to AD। अरे फिर से समझ लें, ये तो हम भूल ही गए थे। Now you can see here, this is the incident ray and this is the normal. It's clear? Therefore, this is the angle of incidence. अब देख लो इसके परपेंडिकुलर कौन सी रे है, लाइन है, ये है, और इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, ये होगा। तुम देख सकते हो कि AB क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट्स क्लियर? सिमिलरली CD is the reflected wave front and this is the reflecting surface, therefore this is the angle of reflection. Now we have to prove that I is equal to R. So how will you prove? You take triangle ABC and triangle ADC. Angle B is equal to angle D 90 degree. It's clear? Then BC equals to AD equals to C into T. It's clear? And AC is common in both the triangle. AC equals to AC. तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ABC, triangle ABC will be congruent to triangle ADC. किस कॉन्ग्रुएंसी से, RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे देन I will be equal to R, means angle of incidence will be equal to angle of reflection. From the geometry of diagram, it is clear that incident wave front, reflected wave front, and reflecting surface all are lying on the same plane. Therefore, laws of reflections are verified. It is clear?